नमस्कार। आईसीटी पेडागोजी यानी स्कूल लेक्चरर का जो सब्जेक्ट का जो पोर्शन होता है उसके अंदर 10 क्वेश्चन आईसीटी और पेडागोजी के आएंगे। और मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर उसके वीडियोस आप बनाइए, तो मेरी एक कोशिश है कि मनोविज्ञान के साथ साथ कुछ क्लासेज आपको आईसीटी और पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर कुछ क्लासेज आप लोगों को निशुल्क यूट्यूब पर मैं उपलब्ध करवाऊं। कोशिश है, बाकी आप लोग इसका कितना क्या फायदा उठा पाते हैं वो आप लोगों पर निर्भर करता है। पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी का मतलब शिक्षण कैसे करवाया जाए, यानी दो चीजें इसमें आती हैं, एक टीचिंग और दूसरा लर्निंग। टीचिंग, जब टीचर बोर्ड पे खड़ा हो जाता है तो वो टीचिंग बन जाती है, और जब वही चीज सामने स्टूडेंट के एंगल से देखी जाए तो वही चीज लर्निंग बन जाती है। यानी टीचिंग और लर्निंग एक प्रकार से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम आप कह सकते हैं कि ओवरलैप करती है, या हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। टीचिंग का पार्ट टीचर की तरफ होता है तो लर्निंग का पार्ट लर्नर की तरफ होता है। जो पढ़ा रहा है वही सामने बैठा सीख रहा है। अब अगर जो टीचर पढ़ा रहा है अगर वही चीज बच्चा भी समझ रहा है तब हम कह सकते हैं कि टीचिंग इज सक्सेसफुल या लर्निंग इज सक्सेसफुल। इसी को ही हम पेडागोजी कहते हैं। टीचिंग, पहले हम टीचिंग के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ लर्निंग के सिद्धांतों के और लर्निंग के टाइप्स के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम टीचिंग के कुछ टाइप हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे अभिकर्मित अनुदेशन है, साखी अनुदेशन है, मैथेटिक्स है। उसके बाद में हम कुछ टीचिंग मेथड्स की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम कुछ शिक्षण सूत्रों की चर्चा करेंगे। फिर हम फर्स्ट ग्रेड में आने वाले टीचिंग मॉडल्स की चर्चा करेंगे, चाहे वो एडवांस ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हो, चाहे वो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हो, चाहे वो विकासात्मक प्रतिमान हो, तो उन सब के ऊपर, चाहे वो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल हो, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर साई अनुदेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कंप्यूटर साई अनुदेशन कितने टाइप का होता है, कंप्यूटर साई अनुदेशन के लिए क्या क्या चाहिए। उसके बाद में हम आईसीटी के अंदर जो लेटेस्ट ट्रेंड है, चाहे वो ब्लेंडेड लर्निंग हो, चाहे वो ई लर्निंग हो, चाहे वो फ्लिप्ड क्लासरूम हो, चाहे वो डिजिटल किसी भी प्रकार का मीडिया हो जिसके माध्यम से लर्निंग होती है, उन सब के ऊपर कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। आज की क्लास में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले टीचिंग की, कि टीचिंग क्या है, टीचिंग कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। तो टीचिंग लर्निंग में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किलपैट्रिक के एक स्टेटमेंट से। किलपैट्रिक आप सभी जानते हैं कि जॉन ड्यूई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि बालक सक्रिय होकर सीखता है। जॉन ड्यूई वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैम्ब्रिज में पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। उन्हीं जॉन ड्यूई के शिष्य थे किलपैट्रिक, और इन दोनों लोगों को यानी ड्यूई और किलपैट्रिक को हम लोग प्रोजेक्ट मेथड का जनक मानते हैं। और प्रोजेक्ट मेथड क्या है? स्वयं करके सीखना या सक्रिय होकर सीखने का एक मेथड है, एक टीचिंग मेथड है। तो किलपैट्रिक कहते हैं कि जब तक बच्चा सीखता नहीं, बात को समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं, कि जब तक बच्चा सीखता नहीं है शिक्षक ने पढ़ाया नहीं है। यानी सीखने की प्रभावशालीता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि टीचर ने पढ़ा दिया। शिक्षण की प्रभावशालीता का निर्धारण इस बात से होता है कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। जब तक बच्चा नहीं सीख रहा तब तक हम ये मानते हैं कि शिक्षक ने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि ये कोई लेन देन तो है नहीं कोई बाजार का कि भी 50 रुपए किलो के हिसाब से आपने 50 रुपए दिया और 1 किलो सामान ले लिया। टीचिंग लर्निंग बहुत गहरा और बहुत जटिल प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में टीचर जो पढ़ा रहा है वही बच्चे के अगर समझ में आ रहा है तभी हम शिक्षण को प्रभावशाली या उसको उपयुक्त मानते हैं। अन्यथा टीचिंग का जो पार्ट है वो एक निरर्थक या नल हो जाता है या शून्य हो जाता है।
किलपेट्री की इस बात से पहले हम शिक्षण की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। शिक्षण की नेचर कैसी होती है, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, ये चीजें जो होती हैं ये आपकी EMRS का जो अभी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो सिलेबस है उसमें भी ये चीजें कवर होगी, क्योंकि उसके भी अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्निंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके ऊपर, टीचिंग मेथड्स के ऊपर भी उन्होंने ये सिलेबस में मेंशन किया है, तो ये आपके वहां भी काम आएगी अगर आपने फॉर्म भरा है तो। शिक्षण क्या है? एक अंतःक्रिया है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि शिक्षण कोई निर्वात में होने वाली घटना नहीं है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक की बात ऐसे है कि भी शिक्षक अकेला तो पढ़ाता नहीं है और ना ही बच्चा अकेला पढ़ता है, जहां दो हो गए वहां समूह बन जाता है। तो जब टीचर और उसके सामने जब स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं तब ये एक सामाजिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक अंतःक्रियात्मक, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बन जाता है। इंटरेक्टिव का मतलब हो गया दो तरफा चलने वाला, जैसे एक तरफ शिक्षक है आपके सामने और दूसरी तरफ आपके सामने छात्र है, तो शिक्षक से छात्र की तरफ और छात्र से शिक्षक की तरफ, यानी सूचना का जो प्रवाह है, जो ज्ञान का जो प्रवाह है, जो विचारों का जो आदान प्रदान है वो एक तरफा नहीं होता, वो दो तरफा होता है। इसलिए शिक्षण को एक तरफा या एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया न मानकर हम शिक्षण को द्विमार्गीय प्रक्रिया मानते हैं। देखिए, एक मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए ली है। एक टीचर है, सामने स्टूडेंट्स है, तो टीचर से विचारों का प्रवाह छात्रों की तरफ और छात्रों से वापस विचारों का प्रवाह शिक्षक की तरफ होता है, तब टीचिंग का कार्य शुरू होता है। तो टीचिंग क्या है? एक संवाद वाली प्रक्रिया है, संवाद होता है, देयर इज डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इट्स एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। ये वन वे नहीं है, इट्स ए टू वे प्रोसेस, दो तरफा चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक सह प्रयोजन का मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई ना कोई पर्पस होता है। शिक्षण कभी भी अचानक नहीं होता है, अनायास नहीं होता है, इट्स डेलिब्रेट प्रोसेस, एक उद्देश्यपूर्ण है। क्योंकि अगर आप शिक्षण के उद्देश्यों की आगे हम चर्चा भी करेंगे, जैसे ब्लूम का वर्गीकरण है जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। जब आपने बीएड की या बीएसटीसी की होगी तो तब आप लोग को पता है कि आपने लेसन प्लान बनाए हैं। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो शिक्षण का उद्देश्य पहले लिखा जाता है कि मेरे को इन 35 मिनट में क्या करना है और 35 मिनट पढ़ने के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं। ये जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये ही तो बताते हैं कि हमें आने वाले 35 मिनट किन चीजों के लिए देने वाले हैं। तो इसलिए शिक्षण को एक निरर्थक प्रक्रिया न मानकर एक उद्देश्यपूर्ण, एक पर्पसिव प्रोसेस हम इसको कहते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। या व्यावसायिक का मतलब समझ लीजिएगा एक कॉमर्शियल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, व्यावसायिक का मतलब समझ लेते हैं कॉमर्शियल, नहीं, यहां व्यावसायिक का मतलब है प्रोफेशनल, इट्स ए प्रोफेशन। आप और हमने जब ये सोचा अपने जीवन में कि हमें दो बच्चों को पढ़ाना है, तो एक प्रोफेशन की तरह हमने इसका चुनाव किया है। उस प्रोफेशन से हमें आमदनी होती है, उससे हमारा घर चलता है, हमारी परिवार, हमारी दाल रोटी की व्यवस्था होती है। तो ये जो प्रोफेशनल सॉरी जैसे एक आदमी वकालत करता है, एक डॉक्टर है, एक एमबीए है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैसे ही आप एक टीचर हैं। इट्स ए प्रोफेशन। हमने अपने जीवन जीने का जरिया इसे बनाया है, इसलिए एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। एक व्यावसायिक गतिविधि का मतलब कॉमर्शियल मत समझना, एक पेशेवर गतिविधि। आप इसको पेशेवर बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे ही ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इसको विकासात्मक प्रक्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज से 10 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और आज मैं क्लास ले रहा हूं, इसमें बहुत परिवर्तन आया है। क्योंकि जैसे जैसे हम निपुण होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो सिखाने का या हमारी जो टीचिंग स्किल्स होती है वो इंप्रूव होती है, इसलिए इसमें हमेशा डेवलपमेंट होता है। और ये इसको आप विकासात्मक उस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो ये उसके डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाती है। क्योंकि आप देखें तो जो विकास होता है बच्चे का वो H गुणा E होता है।
तो एच तो उसकी आनुवंशिकी हो गई, जो जब वो मां के गर्भ में आया तभी उसको मिल गई। लेकिन ये जो ई है ये तो वातावरण से अर्जित होने वाली चीजें जिसमें सीखना आ जाता है, और सीखना सिखाने का दूसरा पार्ट है, सामने वाला पार्ट है। तो शिक्षण का सामने वाला पार्ट क्या हो गया? सीखना। तो ये इससे हम बच्चे के डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं। तो दोनों एंगल से आप इसको समझ लीजिए, यह कला और विज्ञान दोनों है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। व्हाट आई मीन टू से दैट टीचिंग इज एन आर्ट। देखिए, हर कोई व्यक्ति जिसके पास ज्ञान हो, जरूरी नहीं कि वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। Teaching is an art. How do you handle your classes? How do you motivate your students? How you tackle the situations those have arisen in your classes? How beautifully you teach your student is an art. मतलब आप कितना अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, इट्स एन आर्ट। कितना ब्यूटीफुली आप अपने बोर्ड को अरेंज करते हैं, कैसे डायग्राम्स आप बनाते हैं, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर ये आर्ट होती, जैसा अगर इसको मैं अगर केवल आर्ट बोलूं, तो जो शिक्षण को आर्ट मानते, कला मानते हैं, पता वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शिक्षक पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। मतलब शिक्षक पैदा होते हैं, वो जन्म से ही उनके अंदर आर्ट होती है, अपनी बातों को व्यक्त करने की उनके पास कला होती है। अगर शिक्षण एक आर्ट होती तो भाई इतने सारे बीएड कॉलेज खोलने की क्या जरूरत थी? इतने सारे माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये माना जाता है कि शिक्षण एक विज्ञान भी है, यानी हम कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए अच्छे शिक्षक बना भी सकते हैं, और यही हमारे बीएड कॉलेजेस कर रहे हैं, वो अच्छे शिक्षक बना रहे हैं। इसलिए शिक्षण में कला और विज्ञान दोनों को शामिल किया जाता है। तो टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अगला बिंदु कहता है शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण में संप्रेषण दो प्रकार का होता है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपको समझना है आरपीएससी ने इस बार जो सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं, इसमें उन्होंने जो अशाब्दिक संप्रेषण है उसको ज्यादा महत्व दिया है, और हमने भी जो अपनी बुक आई है उसके अंदर अशाब्दिक संप्रेषण को बड़ा विस्तार से उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अशाब्दिक संप्रेषण और शाब्दिक संप्रेषण दोनों के माध्यम से क्लास चलती है। एक टीचर जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिस भाषा का प्रयोग करता है, जितनी भाषा में स्पष्टता होती है, जितने गिने चुने चुनिंदा शब्दों का प्रयोग होता है, उतना ही संप्रेषण बहुत अच्छा होता है। लेकिन शाब्दिक संप्रेषण के साथ साथ टीचर के अशाब्दिक संप्रेषण, कैसे वो क्लास में खड़ा होता है, कैसे वो अपने शरीर की मुद्रा का, उसकी दृष्टि कहां है, वो टेढ़ा खड़ा है, वो सीधा खड़ा है, उसके हाव भाव, उसकी आवाज की गति, आवाज तेज है, मंद है, धीरे बोल रहा है, तेज बोल रहा है, चिल्ला रहा है, प्यार से बात कर रहा है, नजरें बच्चों से मिला रहा है या नहीं मिला रहा है, बच्चों पे कितना ध्यान दे रहा है, हर चीज ये हम संप्रेषण के चैप्टर में चर्चा करेंगे, चिंता मत करें। तो भाषा यानी शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों ही टीचर कक्षा में यूज करता है, तो भाषा संप्रेषण का काम करती है। शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, यानी परंपरागत शिक्षण तो आमने सामने होता है, लेकिन आजकल जैसा वर्चुअल शिक्षण आ गया, जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूं, आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन अच्छा मैं अब पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो पता नहीं कब देखेंगे, आज देखेंगे, 1 महीने बाद देखेंगे, 2 महीने बाद देखेंगे, जब भी आप देखेंगे। लेकिन अब ये आमने सामने वाली चीजें डिजिटल युग में तो नहीं है, लेकिन हाँ परंपरागत कक्ष में तो ये आमने सामने घटित होने वाली प्रक्रिया ही मानी जाएगी। ये एक उपचार विधि है। उपचार का मतलब है कि जो कुछ हमारी कमियां रह जाती है बच्चे के सीखने में, उनको दुरुस्त करने के लिए शिक्षण कार्य करवाया जाता है, यानी उपचारात्मक शिक्षण भी तो होता है ना, इसलिए एक उपचार विधि है। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, एक तार्किक प्रक्रिया है, ये लॉजिकली चलता है। शिक्षण कार्य उठपटांग नहीं होता, एक तरीके से जैसे सरल से जटिल की ओर चलता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, एक लॉजिकल प्रोसेस इसमें होता है, चीजें कनेक्ट होती हैं। जब आप भूगोल में पृथ्वी की गति पढ़ा रहे हो तो पहले पृथ्वी की गोल होना बताना पड़ेगा, फिर आपको सूर्य बताना पड़ेगा, प्रकाश बताना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसका झुकाव बताओगे, परिक्रमण और परिभ्रमण बताओगे, तो एक तरीके से आपको चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके शिक्षण कार्य होता है।
इसका मापन किया जा सकता है। बिल्कुल, जिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, क्या वो उद्देश्य पूरे हुए? अगर वो उद्देश्य पूरे हुए तो उसका मापन भी हो सकता है और उसका मूल्यांकन भी हो सकता है। तो मापन और मूल्यांकन दोनों ही शिक्षण का मापन करने के काम आते हैं। इसमें सुधार किया जा सकता है। ऑब्वियसली हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सुधार होता है। और आपने जब बीएड की होगी तो माइक्रो टीचिंग जो एलन का कंसेप्ट है वो आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें 5-6 मिनट के एक छोटे से समय में हम एक छोटी सी कक्षा का आयोजन करके और टीचर का हर प्रकार की चीजों की जांच कर लेते हैं। वो बच्चों से आई कांटेक्ट कितना कर रहा है, वो बच्चों से जुड़ कितना कर रहा है, वो बोर्ड का कितना अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। तो ये सुधार करने के लिए है। तो शिक्षण का सुधार भी किया जा सकता है, शिक्षण का विकास भी किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेशन और प्रतिपादन तक एक सातत्य है, एक कॉन्टिन्यूम है। इसके ऊपर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हम शिक्षण को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रशिक्षण, जैसा ये आपके जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, आईटीआई वगैरह में प्रशिक्षण दिया जाता है ना, जैसे आप सिलाई का प्रशिक्षण ले रहे हो, खाना बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हो, कपड़े की सिलाई का प्रशिक्षण आप ले रहे हो। आईटीआई में आप इलेक्ट्रीशियन का, मोटर वाइंडिंग का, इंजन मैकेनिक का कोई भी आप प्रशिक्षण लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाता है अनुबंधन, ये भी स्मृति स्तर पर होता है। अनुदेशन और प्रतिपादन, यानी इन चारों के ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इनका थोड़ा दायरा बड़ा है तो इस कक्षा में हम इनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम सीखने की कुछ बेसिक चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षण को ब्लूम ने एक त्रिध्रुवीय या ट्राइपोलर प्रोसेस का है। ब्लूम का यह मानना है कि शिक्षण जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। इसको हम एक त्रिभुज के माध्यम से बताते हैं। पहला है शिक्षण के उद्देश्य, यानी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। तो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपको आने वाले 35 मिनट किन चीजों पर फोकस करना है। उसके बाद में आ जाता है सीखने के अनुभव या सीखने की परिस्थिति, कि आप जो पढ़ा रहे हो वो किस तरीके से पढ़ा रहे हो, कक्षा में क्या उदाहरण आप दे रहे हो, कैसे आप अपनी शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित कर रहे हो, कैसे बच्चे के सामने आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। और उसके बाद में उसका व्यवहार परिवर्तन या उसका मूल्यांकन किया जाता है कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आपने ये सब किया, क्या वो उद्देश्य पूरे हुए। अगर वो उद्देश्य प्राप्त हो गए तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है। अगर मूल्यांकन में प्राप्त उद्देश्य प्राप्त हो गए तो ठीक है, नहीं प्राप्त हुए तो इसके फीडबैक के आधार पर उद्देश्यों में भी परिवर्तन किया जा सकता है और सीखने की परिस्थितियों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसलिए ब्लूम इसको ट्राइपोलर प्रोसेस या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानता है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। मैंने पहले भी कहा था शिक्षण सरल प्रक्रिया नहीं है, यह जटिल है, बहुत जटिल है। इसीलिए हर कोई टीचर बच्चे के सामने प्रभावशाली नहीं हो पाता। जरूरी नहीं आपके पास अथाह ज्ञान हो, लेकिन उस अथाह ज्ञान को क्या आप बच्चों तक प्रॉपर डिलीवर कर पाए। आपके पास ज्ञान का होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को आप बच्चों तक कितना अच्छे तरीके से पहुंचा पाते हैं, आप उनको कितना लाभान्वित कर पाते हैं, ये आसान काम नहीं है। अपनी शिक्षण सामग्री को तरीके से व्यवस्थित करना, उसको एक व्यवस्थित ढंग से बच्चे के सामने प्रस्तुत करना और बच्चे को वही समझ में आए जो आप समझाना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करना, ये आसान कार्य नहीं होता, ये बहुत जटिल कार्य होता है। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। बिल्कुल, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत शिक्षक को करनी पड़ती है, उसी को व्यवस्था करनी है, उसी को अपने अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करनी है, उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। कोई शिक्षण सहायक सामग्री अगर बच्चों के सामने लानी है तो उसकी व्यवस्था करनी है, चाहे खरीद कर लानी पड़े चाहे बनानी पड़े, ये सारे कार्य शिक्षक को ही करने होते हैं। शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है। विशिष्ट मतलब एक सामान्य कार्य नहीं है, ये विशिष्ट कार्य है। शिक्षण एक निर्देशन यानी गाइडेंस प्रोसेस है, यानी शिक्षण के द्वारा जो टीचर होते हैं वो बच्चों को गाइड करते हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, निर्देशन प्रदान करते हैं कि भाई आपकी इसमें रुचि है, आप आगे इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, आप ये अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रोसेस है।
औपचारिक जो शिक्षण होता है वो तो एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित अवधि, एक निश्चित स्थान पर होता है, लेकिन अनौपचारिक कहीं भी किसी भी समय किसी के साथ घटित हो सकता है। जब हम बस स्टैंड पर खड़े खड़े किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को देखकर सीख रहे हैं तो अनौपचारिक है। घर में बच्चे को माता पिता सिखाते अनौपचारिक होता है, लेकिन जब हम विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीखते हैं तो एक तय सिलेबस को एक तय समय में एक तय व्यक्ति एक तय स्थान पर सीखते हैं, तब हम उसको औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। शिक्षण को हम विभाजित कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। अगर हम उद्देश्यों के आधार पर बात करें, जैसा कि ब्लूम का वर्गीकरण कहता है, तो शिक्षण ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव हो सकता है, शिक्षण भावात्मक अफेक्टिव हो सकता है, और शिक्षण क्रियात्मक या व्यवहारात्मक या साइकोमोटर या कॉग्निटिव हो सकता है। तो 3 प्रकार का शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर बताया गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये अलग अलग उद्देश्यों के ऊपर हम अलग से वीडियो में एक ब्लूम का वर्गीकरण अलग से एक वीडियो डालेंगे, तब हम तीनों के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। तो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का जो प्रकार है वो 3 प्रकार का है। स्तरों के आधार पर शिक्षण को 3 प्रकार का बताया गया है। अभी जो हमारा 2nd ग्रेड का सितंबर में एग्जाम हुआ था, अभी 2nd ग्रेड का, उन्होंने साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा सबसे आसान शिक्षण का स्तर है या सीखने का कौन सा आसान स्तर है। तो देखिए, सीखना 3 लेवल पर होता है, और ये आप और हम सब जानते हैं कि जन्म के बाद से जैसे हमने पढ़ना शुरू किया और औपचारिक शिक्षा जब से हमारी विद्यालय से प्रारंभ हुई है, ये 3 लेवल पर होता है। पहला है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, और स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है उसमें जो नाम इंपॉर्टेंट होता है वो है हर्बर्ट। हर्बर्ट का जो सिद्धांत है या हर्बर्ट का जो मॉडल है वो स्मृति स्तर पर होता है, और जीवन की जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं वो आप सब जानते हैं कि स्मृति स्तर पर होती है। नॉर्मली 5वीं क्लास तक बच्चों को समझने के बजाय रटने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देखो, पाड़े रटने के लिए उनको हम कहते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, या इन इंग्लिश एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब रटने के लिए कहा जाता है। आप देखिए, जब आप रहीम के या कबीर के दोहे को 3 लेवल पर आप व्यक्त कर सकते हो। आप रहीम और कबीर के दोहे को स्मृति स्तर पर रट सकते हो, बौद्ध स्तर पर आप रहीम और कबीर के दोहों की व्याख्या कर सकते हो, और तीसरे चिंतन स्तर पर आप रहीम और कबीर के दोहों की तुलनात्मक आलोचना या उनकी व्याख्या कर सकते हो। जब 11वीं 12वीं में एक लिटरेचर का स्टूडेंट रहीम और कबीर के दोहों को एक अलग लेवल पर पढ़ता है, 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक का बच्चा सप्रसंग व्याख्या अलग तरीके से करता है, लेकिन 4ठी 5वीं क्लास में अगर कोई बच्चा अगर उत्तम विचार या इनके दोहे पढ़ रहा है तो वो केवल रट सकता है। तो ये 3 लेवल पर हो गया रटना। दूसरा होता है बौद्ध स्तर। ये कंसेप्ट वाला ये सिस्टम है जहां बच्चे को किसी भी विषय की अच्छी समझ विकसित हो जाती है, और इसमें हम मोरिसन का नाम लेते हैं कि मोरिसन का जो मॉडल है, वो मोरिसन का जो सिद्धांत है वो सीखने को बौद्ध स्तर पर डिफाइन करता है। तो 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक चीजें नॉर्मली बौद्ध स्तर पर ज्यादा संचालित होती है, और उसके बाद में आ जाता है चिंतन स्तर, जिसको हम लोग कहते हैं हंट का जो मॉडल है वो चिंतन स्तर पर होता है। चिंतन स्तर पर जो होता है वो एक प्रकार से बच्चों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर देता है, यानी यहां पर बच्चा जो होता है वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। तो नॉर्मली 11वीं 12वीं और उसके आगे की जो कक्षाएं होती हैं वो लगभग चिंतन स्तर पर चलती है, यानी आप कह सकते हैं अमूर्त स्तर पर आ जाती हैं। वैसे आपको मैं बताऊं, शिक्षण कार्य जो होता है उस पर देश की शासन प्रणाली का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो नॉर्मली जो स्मृति स्तर का शिक्षण जो होता है ना, स्मृति स्तर का शिक्षण, ये नॉर्मली प्रभुत्वशाली वातावरण में होता है, यानी ऐसा वातावरण जिसमें टीचर मैन होता है। टीचर कहता है चलो भाई पाड़े याद करो, तो सारे बच्चे पाड़े याद कर रहे हैं, भाई चलो भाई सारे पर्यायवाची याद कर लो, सारे विलोम शब्द याद कर लो, यानी टीचर की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे कम इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रभुत्वशाली वातावरण होता है।
लेकिन ये जो बौद्ध स्तर का जो माहौल होता है ये प्रजातांत्रिक होता है। यहां पर बच्चों के जो डाउट्स होते हैं वो टीचर क्लियर करता है। एक लोकतांत्रिक माहौल होता है जहां बच्चों की रुचियों को ध्यान दिया जाता है, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में वार्तालाप होता है, ये प्रजातांत्रिक माहौल होता है। तीसरा जो चिंतन स्तर है ये तो बहुत उच्च होता है। ये कौन से माहौल में होता है? इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है फ्रेंच भाषा का, जिसको बोलते हैं लासाज फेयर, या इन हिंदी हम इसको कहते हैं हस्तक्षेप रहित। यानी एक ऐसे माहौल में ये अध्यापन कार्य होता है जहां शिक्षक की भूमिका, जैसे यहां तो शिक्षक की भूमिका होगी प्रमुख, मेन जो किरदार है क्लास का वो शिक्षक है। यहां शिक्षक की भूमिका हो गई एक मार्गदर्शक, याद रखना। और यहां शिक्षक की भूमिका होती है एक मित्र की तरह। मित्र का मतलब है जैसे एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबली अपने विचार साझा कर सकता है, वैसे ही चिंतन स्तर का जो शिक्षण होता है उसमें टीचर के साथ बच्चे बिल्कुल अपने विचार खुले तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस होती है वो नॉर्मली इसी लेवल पर होती है। इस लेवल पर जब बच्चा सीखता है तो क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कितना सीखना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारे काम बच्चे खुद अपने लेवल पर चूज करते हैं। टीचर की भूमिका एक मित्र की तरह नाम मात्र की हो जाती है, यानी ये उच्च स्तर हो जाता है। तो शिक्षण को 3 स्तर पर हम डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर समझने की जरूरत है कि जब तक स्मृति स्तर पर शिक्षण नहीं होता तब तक बच्चा बौद्ध स्तर पर नहीं आ सकता, और जब तक स्मृति और बौद्ध स्तर पर शिक्षण पूरा नहीं हो जाता वो चिंतन स्तर पर आ नहीं सकता। यानी ये बुनियाद बनती है इसके लिए और ये दोनों बुनियाद बनते हैं इसके लिए। अरे जब तक आपको रहीम और दोहे के याद नहीं होंगे, दोहे याद नहीं होंगे, आप उनकी व्याख्या कैसे करोगे? और जब तक आपको उनके दोहे और व्याख्या याद नहीं होगी, आप रहीम और कबीर की तुलना कैसे करोगे? तो चिंतन स्तर पर पहुंचने के लिए इन दोनों स्तरों पर शिक्षण कंप्लीट होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं स्तर के आधार पर। तो ये तो हमने चर्चा कर ली, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। मैंने तीनों के ऊपर एक ही पार्ट में चर्चा कर ली। क्रियाओं के आधार पर कि एक शिक्षण कार्य के दौरान टीचर क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्रस्तुतिकरण यानी टेलिंग, जिसके अंदर टीचर सिर्फ बोलता है, बोलकर व्यक्त करता है। जैसे मैं ज्यादातर बोल ही रहा हूं आपके सामने, जैसे व्याख्यान विधि में टीचर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा बोलता है। दूसरा होता है प्रदर्शन, शोइंग। अब अपने पास प्रदर्शन वाला तो कोई काम है नहीं, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री लैब के अंदर पढ़ रहे हो, बायोलॉजी की लैब में पढ़ रहे हो, फिजिक्स की लैब में पढ़ रहे हो, या आईटीआई में कोई टीचर आपको, इंस्ट्रक्टर आपको कुछ समझा रहा है, तो वहां दिखाना पड़ता है। जैसे अगर आपको अम्ल को, सांद्र को तनु करना है, आपने पहले उसमें पानी लिया, अब आप उसके अंदर आप उसके परख नली के अंदर से आप थोड़ा थोड़ा एसिड डाल रहे हो, तो आप दिखा रहे हो। एक टेलर जब अपने शिष्यों को टेलरिंग सिखाता है तो वो कपड़े पर सिलाई करके सिखाता है, तो वो हो जाता है प्रदर्शन। और तीसरा होता है डूइंग, करना। अच्छा, प्रदर्शन तो मतलब ऐसे हो गया जैसे आपने कोई डायग्राम दिखा दिया, करना तो मतलब आप खुद इंगेज हो गए, खुद करके बता रहे हो। जैसे खुद आप उसके अंदर, जैसे बच्चे को दे दिया आप सिलाई करो, हाँ, या ये आप खुद बनाओ, प्रैक्टिकल खुद करो, है ना। ये जैसे अगर आपको ओम के लॉ को फिजिक्स के लेबोरेटरी में सिद्ध करना है तो आप खुद मीटर, वोल्ट मीटर, कनेक्टर सब जोड़िए, आप खुद रीडिंग लीजिए। तो ये 3 प्रकार से शिक्षण का कार्य जो है वो पूरा करवाया जा सकता है। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में डिवाइड किया गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला तो है एक तंत्रीय ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक तो होता है प्रभुत्वशाली। प्रभुत्वशाली नॉर्मली कहां होता है, जहां शिक्षण स्मृति स्तर पर होता है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक वहां होता है जहां शिक्षण बौद्ध स्तर पर होता है। और ये जो लासाज फेयर जो मैंने बोल रहा हूं हस्तक्षेप रहित, ये कहां होता है, जहां शिक्षण चिंतन स्तर पर होता है। तो एक देश की शासन प्रणाली डिसाइड करती है कि उनके जो बच्चे हैं वो इनमें से किस स्तर पर शिक्षण कार्य करवाएंगे या टीचर किस स्तर पर उसको पढ़ाएंगे। व्यवस्था के आधार पर शिक्षण औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और स्वरूप के आधार पर शिक्षण वर्णन करने वाला यानी बच्चों के सामने चीजों को प्रकट करने वाला, व्याख्या करने वाला भी हो सकता है,
और उनकी जो कमियां आई, जो उनका निदान करने से जो हमें कमियां पता चली, उनका निराकरण करने वाला उपचारात्मक भी हो सकता है। तो शिक्षण के इतने सारे स्वरूप जो हमने पढ़े हैं, अब शिक्षण का जो अगला पार्ट है वो आपको इसके अगले एपिसोड में मिलेगा। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप बिल्कुल दूसरों के साथ साझा अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।